जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी जुड़ी है उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 19 वर्षीय अंकिता की हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है। अंकिता पुलकित के रिजॉर्ट में काम करती थीं और आरोप है कि पुलकित एक खास सर्विस के लिए उन पर दबाव डाल रहा था। जब अंकिता ने प्रतिकार किया तो उन्हें मार डाला गया और घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश हुई। पुलकित भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। वो विनोद उत्तराखंड में मंत्री भी रह चुके हैं। माफ कीजिए, विनोद उत्तराखंड में मंत्री रहे हैं। मामला सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। धामी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल कई सारे बने हुए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्राइम सीन यानी कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसके कहने पर चलवाया गया। पुलकित आर्य पर रिजॉर्ट में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का कारोबार चलाने के अलावा महिला कर्मियों से बदतमीजी करने का आरोप लगा हुआ है। उसने कथित रूप से अंकिता भंडारी से भी बदतमीजी की थी। ऐसे में अपराध स्थल यानी कि रिजॉर्ट में सबूत मिल सकते थे जो संभवतः विस्तृत जांच में सामने आते, लेकिन अब यह संभावना क्षीण हो गई है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पटवारी ने मामला दबाया। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था में पूरे सूबे के इलाके के लिए पुलिस थानों का प्रावधान नहीं है। दूरस्थ इलाके जो हैं वहाँ कानून व्यवस्था का कुछ काम राजस्व विभाग को दिया हुआ है, जैसे कि पटवारी और नायब तहसीलदार आदि जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कुछ पावर्स दी गई हैं। इन्हें कहा जाता है राजस्व पुलिस। इलाके के एक पटवारी वैभव प्रताप पर आरोप लगाया गया है कि उसने अंकिता की गुमशुदगी के दौरान ही मामला दबाने की कोशिश की थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वैभव प्रताप जिले के गंगा भोगपुर तल्ला बनास क्षेत्र का पटवारी है। आरोप है कि उसे अंकिता के गायब होने की खबर पहले ही लग चुकी थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय वो छुट्टी पर चला गया और एक दूसरे पटवारी विवेक को चार्ज दिया। बाद में विवेक को ही लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया, लेकिन जब मामला बढ़ा तो वैभव पर भी निलंबन की गाज गिर गई। अब वैभव कह रहा है कि राजस्व कर्मचारी कब से अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी नहीं चाहते। फिर अंतिम संस्कार और जांच को लेकर परिवार की चिंताएं भी हैं। उत्तराखंड सरकार अपनी ओर से कह रही है कि कोई सबूत नष्ट नहीं होने दिया गया है और किसी दोषी को बख्शा भी नहीं जाएगा, लेकिन इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। दूसरी सुर्खी बनाई, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। ये एक लाइव स्ट्रीम है जिसे इंटरनेट पर जाकर देखा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर अपना ब्राउज़र खोलना है और उस पर टाइप करना है main.sci.gov.in। ये सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट है। इस पर जाकर आप लाइव स्ट्रीम वाले बटन को क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने लाइव स्ट्रीम नज़र आने लगेगी। आप चाहें तो सीधे यूट्यूब पर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको NIC वेबकास्ट नाम का एक चैनल मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप देख सकते हैं। NIC का पूरा नाम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसी संस्था को सुनवाई के प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। आज इस स्ट्रीम पर कोर्ट नंबर 1, 2 और 3 की सुनवाई का प्रसारण हुआ। दर्शक जानते हैं कि कोर्ट नंबर 1 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। आज इस अदालत में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की, जिसे लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देश ने देखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों यह संकल्प लिया था कि संविधान पीठ की सभी सुनवाइयों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले 26 अगस्त को सीधा प्रसारण किया गया था, जब तत्कालीन CJI जस्टिस NV रमन्ना सेवानिवृत्त होने वाले थे और सेरेमोनियल बेंच का हिस्सा थे। सुनवाई के सीधे प्रसारण का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जाता है वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को। जयसिंह ने 2018 में एक याचिका लगाकर सुनवाई के सीधे प्रसारण को सूचना के अधिकार और न्याय प्राप्त करने के अधिकार के तहत लाने की मांग की थी। इस केस का नाम था इंदिरा जयसिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सादी भाषा में इसे लाइव स्ट्रीमिंग केस कहा जाता था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने जयसिंह की दलीलों का समर्थन किया था और सीधे प्रसारण के लिए गाइडलाइंस भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। बहस के बाद फैसला सुनाते हुए CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बड़ी चर्चित लाइन कही थी, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, माने पारदर्शिता सबसे बढ़िया समाधान है इस तरह के प्रश्नों का। राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मामलों में सुनवाई का सीधा प्रसारण एक अच्छी शुरुआत होगी, ऐसा बेंच ने कहा था। 2008 से चलते चलते 2022 आ गया। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है संविधान पीठ के सामने, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते भी रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने
14 सितंबर के रोज सुप्रीम कोर्ट के सभी जज साहिबान को एक चिट्ठी फिर से लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई के मद्देनजर लाइव स्ट्रीमिंग पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए। इसके बाद यह तय किया गया कि 27 सितंबर यानी कि आज से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी। 2018 के साल में 27 सितंबर ही वो दिन था जब लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया जस्ट अभी। तो आज से आप ये जान पाएंगे कि राष्ट्रीय महत्व पर किस पक्ष ने क्या दलील दी, जज साहिबान ने क्या सवाल पूछे और फिर फैसला सुनाते हुए क्या कहा। अब तक सुनवाई के लाइव अपडेट के लिए हम उन पत्रकारों के भरोसे थे जो सुनवाई में बैठते थे, सब कुछ सुनते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से स्टूडियो को बाइट देते थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसी वेबसाइट्स आई जिन पर सुनवाई का लाइव ब्लॉग चलता है, ट्विटर थ्रेड्स वो चलाते हैं। लेकिन अब यह संभव है कि भारत के किसी भी कोने में बैठकर लाइव आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो गई, अब आपको ये बताते हैं कि न्यायालय ने चर्चित फैसलों में क्या टिप्पणी की और फैसले सुनाए। पहला मामला था EWS। न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की संवैधानिकता पर बहस आज पूरी हुई। याचिकाकर्ताओं ने EWS कोटे के लिए लाए गए संविधान संशोधन 103 को असंवैधानिक बताया था। इस मामले पर CJI UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला की संविधान पीठ ने लगातार 7 दिन तक सुनवाई की है। आज भारत सरकार की दलीलों पर याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद फैसला रख लिया गया सुरक्षित। दूसरा चर्चित मामला था असली शिवसेना वाला। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना असली है या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। इसी तरह का जजमेंट होना है। चुनाव आयोग की भी इस पर राय ली जा रही है। इस मामले में शिंदे गुट के लिए राहत वाली खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। कैसे बताते हैं। उद्धव दड़ा चाहता था कि इसी मामले पर चुनाव आयोग में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। आज कोर्ट ने यह रोक लगाने से इनकार कर दिया। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश के औरैया से है। 26 सितंबर की शाम से इलाके में तनाव है क्योंकि 15 साल के एक दलित लड़के को कथित रूप से टीचर ने इतना पीटा कि उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम निखिल धोरे माफ कीजिए। वो 10वीं का छात्र था। 7 सितंबर को एक परीक्षा में गलती के लिए उसे सोशल साइंस टीचर बताए जा रहे अश्विनी सिंह ने इतना पीटा कि उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद अस्पताल में इलाज शुरू हुआ जिसमें आरोपी टीचर भी मदद करा रहा था, ऐसा खबरों में बताया गया। लेकिन 24 सितंबर को निखिल ने दम तोड़ दिया। इसी रोज निखिल के पिता राजू धोरे ने अछलदा पुलिस थाने में अश्विनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि अश्विनी ने इलाज में सहयोग नहीं किया और जाति सूचक गालियां दी। 26 सितंबर को पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अछलदा में स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। इन्होंने टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निखिल के परिवार के लिए मुआवजे की मांग के साथ प्रदर्शन किया, जो कि उग्र हो गया और भीड़ ने पत्थरबाजी की। पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी गई। बलवे के इस मामले में भी FIR अब दर्ज कर ली गई है। क्योंकि अश्विनी सिंह फरार चल रहा है, परिवार निखिल का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं था। लेकिन आज पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार को मुआवजे का भी आश्वासन दिया गया है, इस आशय की सूचना है। आखिरी सुर्खी का संबंध है NIA द्वारा देश भर में एक बार फिर PFI के खिलाफ डाले गए छापों से। देश भर में हुई कार्रवाई में आज 247 PFI कार्यकर्ता हिरासत में ले गए हैं। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। बुलेटिन की तैयारी तक सूचना ये थी कि हिरासत में लिए गए लोगों में से कम 170 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कार्रवाई कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश जैसे 8 राज्यों में हुई है। दिल्ली में हुई कार्रवाई के दौरान शाहीनबाग और जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात भी किया गया था। बीते दिनों हुई कार्रवाई की तरह आज भी छापों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। अगर आपको PFI को लेकर सरकार की कार्रवाई का विस्तार समझना है तो 22 सितंबर का दी लल्लन टॉप शो आप देख सकते हैं। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।